शिक्षा दर्शन के YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे रीतिकाल की विभिन्न काव्य धाराएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। रीतिकाल की विविध काव्य धाराएं। रीतिकालीन काव्य को मूलतः 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिन्हें रीतिकाल की धाराएं भी कहा जा सकता है। ये 3 धाराएं दोस्तों, रीतिकाल को मूलतः 3 वर्गों में विभक्त किया गया है, जिन्हें रीतिकाल की धाराएं भी कहा जा सकता है। ये 3 धाराएं इस प्रकार से है। पहला है रीतिबद्ध काव्य, दूसरा है रीति सिद्ध काव्य, तीसरा है रीति मुक्त काव्य। या इन तीनों का परिचय देना आवश्यक है। तो दोस्तों, पहला है रीतिबद्ध काव्य। रीतिकाल के कवि जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर काव्यों का लक्षण एवं उदाहरण देते हुए रीति ग्रंथों की रचना की, रीतिबद्ध कवि कहलाए। दोस्तों, रीतिकाल के जो कवि हैं, उन्होंने लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर काव्यांगों का लक्षण एवं उदाहरण देते हुए रीति ग्रंथों की रचना की है। वे रीतिबद्ध कवि कहलाए। राजाश्रय में रहकर रचना करने वाले ऐसे सैकड़ों कवि रीतिकाल में हुए, जिन्होंने आचार्य बनने के लिए लक्षण ग्रंथों की रचना की, भले ही उनका रीति निरूपण एकांगी, अधकचरा एवं अधूरा ही क्यों न हो रहा हो। दोस्तों, राजा के आश्रय में रह करके रचना करने वाले ऐसे सैकड़ों कवि हुए जो रीतिकाल में हुए, जिन्होंने आचार्य बनने के लिए लक्षण ग्रंथों की रचना की, लेकिन उनका रीति निरूपण एकांगी, अधकचरा और अधूरा ही क्यों न थे, अधूरा ही क्यों न हो। इसलिए ऐसे कवियों के रीति ग्रंथ पर टिप्पणी करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, इन रीति ग्रंथों के कर्ता भावुक, सहृदय और निपुण कवि थे। उनका उद्देश्य कविता करना था, न कि काव्यांगों का शास्त्रीय पद्धति पर निरूपण करना। दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि इन रीति ग्रंथों के कर्ता भावुक, हृदय और निपुण कवि थे, लेकिन उनका उद्देश्य कविता करना था, न कि काव्यांगों पर शास्त्रीय पद्धति पर निरूपण करना। रीतिबद्ध कवियों का प्रमुख उद्देश्य अपनी काव्य प्रतिभा का परिचय देना था, अतः वे लक्षणों पर उतना ध्यान देते जितना उदाहरणों पर। दोस्तों, रीतिबद्ध कवियों का जो प्रमुख उद्देश्य था, उसकी अपनी काव्य प्रतिभा का परिचय देना था, अतः वे लक्षण पर उतना ध्यान नहीं देते थे जितना उन्होंने उदाहरणों पर ध्यान दिए हैं। यही कारण है कि इनके द्वारा किए गए काव्यांगों के लक्षण अपर्याप्त एवं असंगत है। यही कारण है कि इनके द्वारा दिए गए काव्यांगों के लक्षण अपर्याप्त और असंगत है। ऐसे प्रमुख कवि एवं उनके ग्रंथों के नाम हैं। ऐसे कवि एवं उनके ग्रंथों के नाम इस प्रकार से हैं: चिंतामणि काव्य विवेक, मतीराम ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका, भूषण शिवराज भूषण, देव भाव विलास काव्य रसायन, भिखारी दास काव्य निर्णय, पद्माकर जगद्विनोद आदि। ये प्रमुख कवि और उनके ग्रंथों के नाम हैं। इन सभी कवियों के द्वारा किया गया रीति निरूपण एकांगी, अधूरा एवं अपरिपक्व है। इन सभी कवियों के द्वारा जो नीति निरूपण एकांगी किया गया है, वह अधूरा और अपरिपक्व है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन कवियों के आचारत्व पर टिप्पणी करते हुए लिखा है, हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए वे आचार्य कोटि में नहीं आ सके, ये वास्तव में कवि ही थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन कवियों के आचारत्व पर टिप्पणी करते हुए लिखते हैं कि हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर जो रचना करने वाले सैकड़ों कवि हुए हैं वे आचार्य कोटि में नहीं आते हैं, बल्कि वे वास्तव में कवि ही थे। वस्तुतः इन कवियों ने सामान्य पाठकों को काव्य शास्त्र का सामान्य ज्ञान कराने के उद्देश्य से रीति ग्रंथ लिखे, जिनमें मौलिकता का नितांत अभाव है, क्योंकि ये सारे ग्रंथ संस्कृत काव्य शास्त्र को उपजीव्य बनाकर लिखे गए। वस्तुतः जो है इन कवियों के सामान्य पाठकों को काव्य शास्त्र का सामान्य ज्ञान कराने के उद्देश्य से रीति ग्रंथ को लिखे गए हैं, जिनमें मौलिकता का नितांत अभाव है, क्योंकि ये सारे ग्रंथ संस्कृत काव्य शास्त्र से उपजीवी बनकर के लिखे गए हैं। न तो उन्होंने कोई मौलिक उद्भावना की और न इससे काव्य शास्त्र का कोई उल्लेखनीय विकास हुआ। दोस्तों, इससे न तो कोई मौलिक उद्भावना की और न ही इससे काव्य शास्त्र का कोई उल्लेखनीय विकास हुआ है। श्रृंगार रस निरूपण कवियों में मतीराम एवं का महत्वपूर्ण स्थान है। श्रृंगार रस का विस्तृत विवेचन एवं उनके विभिन्न अंगोपांगों का वर्णन इन्होंने किया है। श्रृंगार रस का जो निरूपण है वह कवि मतीराम के महत्वपूर्ण स्थान है। श्रृंगार रस का विस्तृत विवेचन एवं उनके विभिन्न अंगोपांगों का वर्णन मतीराम जी ने किए हैं। हिंदी रीति ग्रंथों में अलंकार विवेचन को सर्वाधिक स्थान मिला। अधिकांश कवियों ने अलंकार निरूपण ग्रंथ संस्कृत आचार्य जयदेव के चंद्रालोक और अप्पय दीक्षित के कुवलयानंद का आधार ग्रंथ ग्रहण कर लिए। हिंदी के रीति ग्रंथों में अलंकार विवेचन को सर्वाधिक स्थान मिला है। अधिकांश कवियों ने अलंकार निरूपण ग्रंथ संस्कृत आचार्य जयदेव ने चंद्रलोक और अप्पय दीक्षित के कुवलयानंद का आधार ग्रहण कर लिए हैं। इनके द्वारा दिए गए लक्षण भले ही भ्रामक हो, किंतु उदाहरण अत्यंत सरस बन पड़े हैं। कुछ कवियों ने छंद एवं नायिका भेद का विवेचन भी रीति ग्रंथों में किया है। इनके द्वारा जो दिए गए लक्षण है वह भ्रामक क्यों न हो, किंतु उनके उदाहरण अत्यंत ही सरल हैं। कुछ कवियों ने छंद और नायिका भेद का विवेचन भी रीति ग्रंथों में किया है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि हिंदी में काव्य शास्त्र का द्वार खोलने का श्रेय इन रीति ग्रंथकारों को अवश्य दिया जा सकता है। काव्य रसिकों को काव्यांगों की जानकारी प्रदान कर उन्होंने काव्य के प्रति लोगों के रुझान को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दोस्तों, संक्षेप में कहा जा सकता है कि हिंदी में काव्यशास्त्र के द्वारा हिंदी काव्यशास्त्र का जो द्वार खोलने का श्रेय है वह रीति ग्रंथकारों को अवश्य दिया जा सकता है, क्योंकि काव्य रसिकों को काव्यांगों की जानकारी प्रदान करके उन्होंने काव्य के प्रति लोगों के रुझान को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दूसरा रीति सिद्ध काव्य। रीति सिद्ध कवियों के वर्ग में उन कवियों को लिया जा सकता है जिन्होंने यद्यपि कोई रीति ग्रंथ नहीं लिखा,
तथापि रीति की उन्हें जानकारी थी, जिसका उपयोग करते हुए उन्होंने अपने काव्य ग्रंथों की रचना की। दोस्तों, इनमें रीति सिद्ध कवियों के वर्ग में उन कवियों को लिया जा सकता है जिन्होंने रीति ग्रंथ नहीं लिखा है, लेकिन रीति की उन्हें जानकारी थी, जिनका उपयोग करके उन्होंने अपने काव्य ग्रंथों की रचना की है। ये रीति में पारंगत या सिद्ध कवि थे, इसलिए इन्हें रीति सिद्ध कवि कहा गया। इस वर्ग के प्रतिनिधि कवि हैं बिहारी। इस वर्ग के जो प्रतिनिधि कवि हैं वे बिहारी हैं। बिहारी ने यद्यपि कोई रीति ग्रंथ नहीं लिखा, तथापि उन्होंने अपनी एकमात्र रचना सतसई में रीति की जानकारी का पूरा उपयोग किया है। जब तक किसी को काव्यांगों की तथा नायिका भेद आदि की जानकारी नहीं होगी, तब तक वह बिहारी सतसई के दोहे का अर्थ नहीं कर पाएगा। दोस्तों, बिहारी ने कोई रीति ग्रंथ नहीं लिखा है, लेकिन उन्होंने एकमात्र रचना सतसई लिखी है। उनमें रीति की जानकारी का पूरा उपयोग किए हैं। जब तक कि किसी को काव्यांगों की तथा नायिका भेद आदि की जानकारी नहीं हो जाती है, तब तक वह बिहारी की सतसई के दोहे का अर्थ नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के लिए निम्न दोहे को ले सकते हैं। कत लपटयु तू मो गेर सोन जूही निशी सैन, जीही चंपक बरनी किए मुल्लाला रंग नैन। इस दोहे का अर्थ तब तक समझ में नहीं आ सकता जब तक व्यक्ति को खंडिता नायिका की जानकारी ना हो। दोस्तों, इन दोहे का अर्थ तब तक समझ में नहीं आ सकता है जब तक कि व्यक्ति को खंडिता नायिका की जानकारी ना हो। खंडिता नायिका उस नायिका को कहा जा सकता है जिनका पति किसी अन्य स्त्री के साथ रात बिताकर प्रातः काल रमन के चिन्हों से युक्त होकर घर पहुंचता है और अपनी करनी को छिपाने का प्रयास करता है। दोस्तों, खंडिता नायिका उस नायिका को कहा जाता है जिसका पति किसी अन्य स्त्री के साथ रात बिता करके प्रातःकाल रमन के चिन्हों के साथ घर पहुंचते हैं और अपनी करनी को छिपाने का प्रयास करता है। ऐसे ही खंडिता का यह कथन अपने पति से है। ऐसे ही खंडिता का यह कथन अपने पति से है। आपके द्वारा मेरे गले से क्यों लिपटा जा रहा है? मैं वह नहीं हूँ जो रात्रि को शयन करते समय आपके साथ थी और जिस चंपक वर्णी ने आपको रात भर जगाकर आपके नेत्रों को मुल्लाला के फूल की भांति लाल कर दिया है। दोस्तों, कथन है कि आपके द्वारा मेरे गले से क्यों लिपटा जा रहा है? मैं वह नहीं हूँ जो रात्रि को शयन करते समय आपके साथ थी और जिस चंपक वर्णी ने आपको रात भर जगाकर अपने नेत्रों को मुल्लाला के फूल की भांति लाल कर दिया है। इन दोहे में मुद्रा अलंकार का प्रयोग भी किया गया है, क्योंकि उपयुक्त अर्थ के साथ साथ इनमें विभिन्न पुष्पों के नाम भी दिए गए हैं। दोस्तों, इन दोहे में मुद्रा अलंकारों का प्रयोग किया गया है क्योंकि उपयुक्त अर्थ के साथ साथ इनमें विभिन्न पुष्पों के नाम भी दिए गए हैं।
अनुभाव योजना की दृष्टि से भी बिहारी सतसई एक उल्लेखनीय कृति है। भाषा की समास शक्ति एवं कल्पना की समाहार शक्ति के बल पर ही बिहारी दोहे जैसे छोटे छंद में इतने भावों का समावेश कर सकते हैं। हाव भाव योजना की दृष्टि से बिहारी की सतसई एक उल्लेखनीय कीर्ति है। भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति के बल पर ही बिहारी के दोहे जैसे छोटे छंद में इतने भावों का समावेश किया गया है। इसलिए उनके विषय में कहा गया है कि उन्होंने गागर में सागर भर दिया है। भक्ति, नीति, प्रकृति आदि का चित्रण भी बिहारी सतसई में प्रचुरता में हुआ है। इसलिए उनके विषय में कहा जाता है कि उन्होंने गागर में सागर भर दिया है। भक्ति, नीति, प्रकृति आदि का चित्रण भी बिहारी की सतसई में प्रचुर मात्रा में हुआ है। मूलतः बिहारी सतसई श्रृंगार रस का ग्रंथ है। नायक नायिका किस प्रकार गुरुजनों से भरे सभा भवन में नेत्रों के माध्यम से वार्तालाप कर लेते हैं, इसका चित्र उन्होंने निम्न दोहे में किया है। दोस्तों, बिहारी जो है वह मूल रूप से श्रृंगार रस का ग्रंथ है। बिहारी की जो सतसई है वह मूल रूप से श्रृंगार रस का ग्रंथ है। नायक नायिका किस प्रकार से गुरुजनों से भरे सभा में नेत्रों के माध्यम से वार्तालाप कर लेते हैं, इसका चित्रण उन्होंने इस पंक्ति में दोहे के माध्यम से किया है। कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनू ही सब बात। अगला रीति मुक्त काव्य। रीतिकाल के कवि जो रीति के बंधन से पूर्णतः मुक्त रीति मुक्त कवि कहे जाते हैं। इन्होंने न तो लक्षण ग्रंथ लिखे और न रीति की जानकारी का उपयोग अपने काव्य में किया, अपितु इन कवियों ने हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों को काव्य निबद्ध किया। दोस्तों, रीति काल के जो कवि हैं वो रीति के बंधन से पूर्णतः मुक्त हैं, रीति मुक्त कहे जाते हैं। इसे रीति मुक्त कवि कहे जाते हैं। इन्होंने न तो लक्षण ग्रंथ लिखे हैं और न ही रीति की जानकारी का उपयोग करके अपने काव्य में किए हैं। न रीति की जानकारी का उपयोग करके अपने काव्य में किए हैं, अपितु इन कवियों ने हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों को काव्य निर्बद्ध किए हैं। रीति के बंधन से मुक्त होने के कारण ही इन्हें रीति मुक्त कवि कहा गया। इसलिए दोस्तों, इन्हें रीति मुक्त कवि कहा गया है। इन कवियों में प्रमुख है घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर। इसके जो मुख्य कवि हैं वे हैं घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर। रीति मुक्त कवियों को पुनः अनेक वर्गों में विभक्त किया गया है। तो पहला है रीति मुक्त श्रृंगारी कवि, दूसरा है रीति मुक्त प्रबंधकार, तीसरा है रीति मुक्त सूक्तिकार, चौथा है रीति मुक्त पद्यकार, पांचवा है रीति मुक्त फुटकल कवि। दोस्तों, रीति मुक्त कवियों को अनेक वर्गों में विभक्त किए गए हैं। जो ये आपको मैं ये 5 वर्ग बताया हूँ। आगे कह रहे हैं कि रीति मुक्त श्रृंगारी कवियों में स्वच्छंद प्रेम का चित्रण करने वाले कवि घनानंद,
बोधा, आलम और ठाकुर के नाम लिए जा सकते हैं। रीतिमुक्त श्रृंगारी कवियों में स्वच्छंद प्रेम का चित्रण करने वाले कवि में घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर का नाम लिए जा सकते हैं। रीतिमुक्त प्रबंधकारों में लाल कवि, छत्र प्रकाश, सुजान चरित्र, सबल सिंह चौहान, महाभारत को रखा जाता है। जबकि ऋतुमुक्त सूक्तिकारों में वृंद, गिरधर दास, घाघ, बेताल जैसे कवि हैं। रीतिमुक्त प्रबंधकारों में लाल कवि, सूदन, सबल सिंह चौहान को रखा जाता है। जबकि रीतिमुक्त सूक्तिकारों में वृंद, गिरधर दास, घाघ, बेताल जैसे कवि को रखे जाते हैं। रीतिमुक्त कवियों में सर्वप्रमुख है घनानंद। इनके काव्य में प्रेम का अत्यंत एवं उदात्त एवं वासना रहित स्वरूप उपलब्ध होता है। रीतिमुक्त कवियों के प्रमुख कवि है घनानंद। इनके काव्य में प्रेम का अत्यंत और उदात्त एवं वासना रहित स्वरूप मिलते हैं। सुजान प्रेमी घनानंद ने प्रेम मार्ग की सरलता एवं अकृत्रिमता का उल्लेख करते हुए लिखा है, अति सुधो स्नेह को मागर है, जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं, तहाँ साचय चले तजी, आपुनपो झिंझके कपटी जे निशांक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, इत एक तय दूसरो आंक नहीं, तुम कौन धो पाटी हो लला, मन ले हूँ पै दे हूँ छटाक नहीं। पढ़ने निभोर मन की ऐसी कोई वृत्ति नहीं है जिनका चित्रण घनानंद ने ना किया हो। इनके प्रेम चित्रण में विरह की प्रधानता परिलक्षित होती है। इनकी विरह वेदना सानुभूत एवं कृत्रिम है, इसलिए वह अत्यंत मार्मिक, हृदय द्रावक एवं चित्ताकर्षक बन पड़ी है। दोस्तों, पढ़ने विभोर मन की ऐसी कोई वृत्ति नहीं है जिनका चित्रण घनानंद ने ना किया हो। इसके प्रेम चित्रण में विरह की प्रधानता परिलक्षित होती है, दिखाई पड़ती है। इनकी विरह वेदना स्वानुभूत और कृत्रिम है, इसलिए वह अत्यंत मार्मिक, हृदय द्रावक एवं चित्ताकर्षक बन पड़े हैं। रीतिमुक्त धारा के ये कवि प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। इनका सौंदर्य चित्रण स्थूल एवं मांसल्ला होकर सूक्ष्म एवं चित्ताकर्षक है। यथा लट लोट कपोट कलोट, करे कल कंठ बनी, जल जावली द्वे, अंग अंग तरंग उठे, द्युति की परिहय मनो, रूपु अभय धरी च्वय। प्रेम निरूपण में रीतिकाल के अन्य कवियों ने जहाँ शास्त्रीय परंपरा का आधार ग्रहण किया, वही उन्होंने शास्त्रीय परंपरा का त्याग किया। प्रेम निरूपण में रीतिकाल के अन्य कवियों ने जहाँ पर शास्त्रीय परंपरा का आधार ग्रहण किए हैं, वहीं पर उन्होंने शास्त्रीय परंपरा का त्याग भी किए हैं। इनके काव्य में प्रकृति की ही मनोहारी छटा अंकित की गई है। प्रकृति चित्रण प्राय उद्दीपन रूप में हुआ है, जैसे कारीकूर कोकिला कहाँ को बैर काढ़ती री, कूकी कूकी अबही करे जो किन कोरी ले। रीतिमुक्त कवियों की प्रवृत्ति मुक्तक रचना की अधिक रही है। लाक्षणिक ब्रज भाषा का उपयोग इनके काव्य में हुआ है, जिसमें भाव व्यंजना की अपूर्ण क्षमता है।
निश्चय ही रीति मुक्त कवियों के प्रदय ने हिंदी साहित्य की पर्याप्त श्रीवृद्धि की है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको रीतिकाल की विभिन्न काव्य धाराएं को बताया। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।